2035 में तकनीकी प्रगति के कारण काइनेक्ट नामक एक वर्चुअल रियलिटी दुनिया का निर्माण हुआ, जो वास्तविक दुनिया जितनी ही यथार्थवादी थी। इसमें जीवंत एआई एनपीसी, शानदार तलवारबाजी और जादू शामिल थे, जिसने 100 मिलियन से अधिक लोगों को आकर्षित किया। इस दुनिया में जाने के लिए खिलाड़ी वीआर हेडसेट और अंतरिक्ष जैसे दिखने वाले पॉड्स का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम वर्चुअल रियलिटी गेम के एक दृश्य में पहुंचते हैं, जहां एक पुराने महल के अवशेष दिखाई देते हैं। वहां एक सुनहरे बालों वाला योद्धा छुरों से छलनी हो चुका है और वह मर जाता है। यह दृश्य कुछ सैनिकों द्वारा देखा जाता है। इस हमले के पीछे जो व्यक्ति है, उसका नाम बे डोयोन है, जिसे गेम में क्रैश के नाम से जाना जाता है। वह अस्सासिन्स क्रीड जैसा दिखता है। चूंकि यह एक बनाम कई का मुकाबला है, सैनिकों को लगता है कि वे जीत जाएंगे, इसलिए वे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि वे एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। क्रैश न केवल मुख्य चरित्र जैसी ऊर्जा रखता है, बल्कि वह गेम में 13वें स्थान पर भी है। इसके अलावा वह एक साइकोकाइनेटिक मनोवैज्ञानिक शक्तियों वाला है, जो उसे मृत सैनिकों की तलवारों को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। वह इन तलवारों का उपयोग करके हमलावर सैनिकों को मार देता है। इसके बाद कुछ धनुर्धर क्रैश पर तीरों की बौछार करते हैं, लेकिन वह अपनी साइकोकाइनेटिक शक्तियों से उन्हें रोक देता है और तीरों को वापस सैनिकों की ओर मोड़ देता है। फिर वह एक चाकू लेकर बचे हुए सैनिकों की गर्दन काट देता है। बचे हुए सैनिक उसकी इस ताकत से निराश हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, उनके ऊपर तैरते हुए हथियारों की बारिश होने लगती है। यही वह क्षण होता है जब उन्हें एहसास होता है कि उनकी हार निश्चित है। क्रैश महल में प्रवेश करता है और अपना मास्क और हुड हटाता है। वह कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी एक खांसी की आवाज उसका ध्यान खींचती है। यह आवाज एक पोप जैसे कपड़े पहने एक व्यक्ति की है, जो अपने अंत के करीब लगता है। क्रैश की दिलचस्पी उस व्यक्ति के गले में पड़ी एक नीले पेंडेंट में है। पुजारी घबराया हुआ है और उसे लगता है कि दुनिया के उद्धारकर्ता आने वाले हैं। हालांकि क्रैश को केवल वह पेंडेंट चाहिए। जब वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, तो पुजारी उसकी बांह पकड़ लेता है और साहस जुटाकर पूछता है कि क्रैश ने शहरों को क्यों जलाया और निर्दोष लोगों को क्यों मारा। हालांकि क्रैश को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पुजारी के गले से पेंडेंट छीन लेता है। उसे बूढ़े आदमी कहकर संबोधित करते हुए वह कहता है कि राजा को उस पर दोष नहीं डालना चाहिए, बल्कि उस गिल्ड पर डालना चाहिए जिसने साम्राज्य के साथ मिलीभगत की थी। कुछ ही देर बाद सहायता बल आ जाते हैं और क्रैश को वहां से निकलने का संकेत मिल जाता है। वह वहां से जाने लगता है, लेकिन पुजारी अपने अंतिम सांस में घोषणा करता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होगा और क्रैश को अपने पापों की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन क्रैश को अभी भी कोई परवाह नहीं है और वह एक पत्थर की वेदी की ओर बढ़ता है। वह पेंडेंट को वेदी पर बने एक आकार के छेद में रखता है और एक गुप्त मार्ग प्रकट होता है। वह सीढ़ियों से नीचे जाता है और अपने लक्ष्य के स्थान तक पहुंचता है। वहां उसे एक पौराणिक वस्तु मिलती है, जो काइनेक्ट की दुनिया में अपनी तरह की पहली वस्तु है। काइनेक्ट की कहानी के अनुसार 5 साल पहले प्रमुख गिल्ड्स ने साम्राज्य के साथ मिलीभगत की थी, जिसने दुनिया को तबाह कर दिया। हालांकि क्रैश के पास एनपीसी पोप की शिकायतें सुनने का समय नहीं है, क्योंकि उसने इस वस्तु को पाने के लिए 6 महीने संघर्ष किया है। काइनेक्ट अब इन प्रमुख गिल्ड्स के हाथों में है और क्रैश अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने टॉप 100 तक का सफर अकेले तय किया है। वह अपने इन्वेंट्री को खोलता है, पौराणिक वस्तु को लेता है और निश्चित है कि गिल्ड्स को यह जानकर खुशी नहीं होगी कि यह वस्तु किसने ली है। अब जब यह मामला सुलझ गया है, तो वहां से निकलने का समय आ गया है। लेकिन तभी क्रैश का ध्यान एक गेम कार्ट्रिज की ओर जाता है। वह उसे उठाता है और सोचता है कि यह कहां से आया है, लेकिन अचानक उसके शरीर से नीली आभा निकलने लगती है और स्थिति खराब होती दिखती है। जाहिर है सिस्टम में कनेक्शन त्रुटि हो गई है और एक चीख के साथ वह अपने पॉड में जाग जाता है, घबराया हुआ और खून से लथपथ। क्रैश निराश है, क्योंकि उसे लगा था कि वह अंततः प्रगति कर रहा है, लेकिन उसके पास इस बारे में चिंता करने का समय नहीं है। अभी कुछ माफिया वाले उसके घर में घुस आते हैं और उसे छुरा घोंप देते हैं। अगले कदम के रूप में उनमें से एक व्यक्ति फोन करता है और रिपोर्ट करता है कि उन्हें उनका लक्ष्य मिल गया है और वह पूछता है कि अब क्या करना है। दुर्भाग्य से बॉस ने क्रैश को मारने और उसका सिर लाने का आदेश दिया है, इसलिए वे उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह आदेश सुनकर क्रैश डर जाता है और वह दया की भीख मांगता है, लेकिन उसे कोई रहम नहीं मिलता। वे उसके चेहरे पर एक बैग डालते हैं और उसे बेरहमी से मार देते हैं। जैसे जैसे बे की चेतना अंधकार में डूबती है, उसे लगता है कि एक गेम के लिए लोगों को मारना बहुत ही पागलपन है और इस तरह क्रैश प्रो गेमर अब नहीं रहा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही है और क्रैश 2.9 अपने बिस्तर से उठता है। वह अपने नए शरीर को देखता है
और भ्रमित होता है क्योंकि उसे याद है कि उसे छुरा घोंप कर मार दिया गया था। उसके बगल में एक नौकरानी खड़ी है जो उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है और उसे लॉर्ड राउल कहकर संबोधित करती है। वह इससे हैरान होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका ध्यान नौकरानी के ऊपर दिख रहे स्टैट्स स्क्रीन पर जाता है। उससे वह जानता है कि नौकरानी का नाम अन्ना है और वह लेवल 3 पर है। तभी उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट होती है और उसे लगता है कि वह कुछ ऐसा देख रहा है जो उसे नहीं देखना चाहिए। स्क्रीन ने उसे सूचित किया कि काइनेक्ट का क्लोज्ड बीटा सिस्टम शुरू हो गया है। इसके अलावा वह अब यूजर इंटरफेस का उपयोग कर सकता है और वहां एक यूजर ऑनलाइन है। इस जानकारी को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह खुद एक यूजर है। वह खुद से बुदबुदाता है और सोचता है कि यह सब एक मजाक हो सकता है। फिर वह सभी तथ्यों को जोड़ता है और हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वह काइनेक्ट की दुनिया में है। बालकनी पर खड़े होकर वह हवा को महसूस करता है, लेकिन इस बार चीजें उसके पिछले अवतार क्रैश के रूप में लॉगिन करने की तुलना में कहीं अधिक यथार्थवादी लगती हैं। उसे याद आता है कि काइनेक्ट के साथ जुड़ाव का स्तर खेल में उनकी ताकत को निर्धारित करता है। सामान्य खिलाड़ियों का लगभग 30% सिंक्रोनाइजेशन होता है, लेकिन उसके पिछले जीवन में बेई डोयुआन का लगभग 90% सिंक्रोनाइजेशन था। इस वजह से वह 10 साल तक लीडर बोर्ड पर शीर्ष स्थान पर रहा, जब तक कि प्रमुख गिल्ड्स सामने नहीं आए। लेकिन अब लेवल अप करने में बिताया गया सारा समय बर्बाद हो गया है। वह अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को भूल जाता है और समझता है कि वह क्लोज्ड बीटा में एकमात्र यूजर है। फिर वह अपना हाथ बढ़ाता है और सीखता है कि वह क्लोज्ड बीटा में भी अपने इन्वेंटरी का उपयोग कर सकता है। उसके सामने एक स्क्रीन प्रकट होती है जो उसकी जानकारी को स्कैन करती है। उसकी योजना अपने पिछले जीवन की जानकारी और शक्ति का उपयोग करके फिर से शीर्ष पर पहुंचने की है। अचानक उसे एक तेज सिरदर्द होता है। उसे एहसास होता है कि वह राउल एशटन है, काउंट एशटन का सबसे छोटा बेटा। एशटन परिवार रूबेन किंगडम के 5 बड़े परिवारों में से एक है, लेकिन काइनेक्ट में वे पहले गिरने वाले परिवारों में से एक हैं। हालांकि वे 5 प्रतिष्ठित सैन्य परिवारों में से एक हैं, उनका अनुभव सबसे अच्छा नहीं रहा। काउंट एक बीमारी से मर गए, पहले बेटे की युद्ध में मृत्यु हो गई और दूसरा बेटा लापता हो गया। फिर सबसे छोटे बेटे के काउंटी विरासत में लेने के बाद एक तख्ता पलट हुआ। इन आपदाओं के दौरान क्षेत्र का सुरक्षात्मक बैरियर टूट गया, जिससे एक राक्षसी आक्रमण हुआ और परिवार का अंत हो गया। और वर्तमान में क्रैश उसी परिवार का सबसे छोटा बेटा राउल एशटन है। वह खूबसूरत नजारों को देखता है, लेकिन यह दुखद है कि 3 साल में यह सब खत्म हो जाएगा। हालांकि वह तय करता है कि वह चीजों को बदल देगा। अब वह बाई डोह्यून या क्रैश नहीं है और यह उसके जीवन का आखिरी मौका है। बाई डोह्यून के रूप में पीड़ित होने के बाद इस मौके को फिर से खोना दुखद होगा और ऐसा करने के लिए उसे अपना प्रशिक्षण शुरू करना होगा। उसी समय उसे एक तलवार भी दिखाई देती है। 1 महीने बाद हाउस एशटन में वयस्कता टूर्नामेंट शुरू होगा। अगर वह सेमीफाइनल तक पहुंचता है तो वह किंगडम एकेडमी में दाखिला ले सकेगा और वहां मजबूत बन सकेगा। वह पहले वाली तलवार उठाता है और उसे खींच कर निकालता है। एक सच्चे योद्धा की तरह दिखता है जो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। हालांकि कुछ ही बार तलवार चलाने के बाद वह चेहरे के बल गिर जाता है। वह सोचता है कि कुछ ही बार तलवार चलाने के बाद वह इतना थक क्यों गया है, इसलिए वह अपनी स्थिति की जांच करता है। उसे पता चलता है कि वह लेवल 5 पर है, जो उसकी नौकरानी अन्ना से सिर्फ 2 लेवल ऊपर है। जाहिर है यह अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए उसे टूर्नामेंट के लायक प्रशिक्षण शुरू करना होगा। 1 महीने बाद टूर्नामेंट का दिन आता है। राउल यह देखकर हैरान होता है कि टूर्नामेंट में इतने सारे प्रतिभागी हैं, जिनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसे आसानी से हरा सकते हैं। वह अपने प्रशिक्षण और पिछले महीने के दर्द को याद करता है जो उसने क्वालिफायर पास करने के लिए झेला था। वह एक बड़े खंभे के पीछे छिपकर अपनी स्थिति की जांच करता है और देखता है कि अब उसका लेवल 13 है। यह देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि उसके पास उनका सामना करने के लिए पर्याप्त स्टेमिना है और साथ ही उसके पास मैचों के लिए एक योजना भी है। जब वह अखाड़े में वापस जा रहा होता है तो उसे एक हमले का आभास होता है, लेकिन वह तेजी से उसे बचा लेता है। राउल मुड़कर देखता है कि हमला किसने किया है और वह डायन को पहचानता है, जिसके पीछे उसके 2 चचेरे भाई हैं। यह डायन जो स्पष्ट रूप से राउल का मजाक उड़ा रहा है, विस्काउंट ऑस्टिन का दूसरा बेटा है जो राउल का चाचा है, इसलिए डायन राउल का चचेरा भाई है। आमतौर पर डायन हमेशा तलवारबाजी प्रशिक्षण के दौरान राउल के साथ बुरा व्यवहार करता था। इंस्ट्रक्टर ने इसे परिवार के आदर्श वाक्य के कारण अनुमति दी थी, वास्तविक जैसा प्रशिक्षण लो और प्रशिक्षण मैदान पर सभी समान हैं। जहां प्रशिक्षण के दौरान होने
होने वाली चोटों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए डायन एक बदमाश था जो इस नियम का फायदा उठाकर दूसरों को परेशान करता था। वैसे भी डायन राहुल को टूर्नामेंट से हट जाने के लिए कहता है और धमकी देता है कि वह उसके शरीर की हर हड्डी तोड़ देगा। वह राहुल का और मजाक उड़ाता है जब वह उसके पास से गुजरता है। कुछ जानकारी के अनुसार डायन को टूर्नामेंट जीतने की उम्मीद है। हालांकि राहुल एक मुस्कान के साथ फाइनल में डायन को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एस्टन काउंटी कैसल में एक बटलर टूर्नामेंट की रिपोर्ट काउंट को सौंपता है। काउंट दस्तावेज लेता है और पूछता है कि क्या सूची में कोई उपयोगी व्यक्ति है। वह रिपोर्ट लेता है और जो देखता है उससे हैरान हो जाता है। वह राहुल के बारे में पूछता है और बटलर जवाब देता है कि राहुल अपना भोजन समाप्त करने के बाद अपने कमरे में वापस चला गया है, क्योंकि उसे लगता है कि राहुल ने क्वालिफायर में अपनी सारी ताकत खर्च कर दी है और आराम करने चला गया है। इस जवाब पर काउंट बटलर को जाने के लिए कहता है। उसका नाम काउंट मेलविन एस्टन है, राहुल का पिता। बटलर के जाने के बाद मेलविन अपने कार्यालय में जोर से हंसता है और अपने डेस्क पर टूर्नामेंट की रिपोर्ट को देखता है। वह सोचता है कि राहुल वास्तव में उसका बेटा है। क्वालिफायर रिपोर्ट पर राहुल एस्टन का नाम देखकर उसे गर्व महसूस होता है, क्योंकि राहुल ग्रुप स्टेज तक पहुंच गया है। मेलविन ने कभी राहुल को तलवार चलाना सीखने के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि वह अपने भाइयों से कमजोर था। लेकिन फिर राहुल ने टूर्नामेंट से 1 महीने पहले प्रशिक्षण शुरू किया। उसे याद है कि राहुल 10 मिनट के प्रशिक्षण को भी झेल नहीं पाता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मेलविन हमेशा जानता था कि राहुल का प्रशिक्षण के दौरान शोषण हो रहा है, क्योंकि उसका शरीर कमजोर था, क्योंकि वह छाया से उसे देखता था। वह जानता था कि अगर वह मदद करता तो राहुल को उसके पिता की सहायता के बिना अक्षम माना जाता। इसलिए उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि राहुल खुद के लिए खड़ा नहीं हो गया। लेकिन अब यह कदम उसकी उम्मीदों से कहीं आगे है। उसने तय किया कि जब फाइनल समाप्त हो जाएगा तो वह अपने बेटे से मिलने जाएगा जो इतनी मेहनत कर रहा है। फाइनल का दिन आ गया और कुछ दर्शक नाराज थे, ये चिल्लाते हुए कि लड़ाके मैच को खींच रहे हैं। एक लड़ाका निराश है कि उसका कमजोर प्रतिद्वंद्वी हार क्यों नहीं मान रहा है। ये कमजोर दिखने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राहुल है, जो अपनी जमीन पर डटा हुआ है। राहुल के प्रतिद्वंद्वी ने उस पर तलवार से वार किया, लेकिन राहुल ने सफलतापूर्वक उस हमले को रोक दिया, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी निराश हो गया। हमला इतना ताकतवर था कि उसके प्रभाव से राहुल कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। हर कोई यह देखकर हैरान था कि इतने कमजोर दिखने वाले शरीर ने एक ताकतवर व्यक्ति के इतने शक्तिशाली हमले को कैसे रोक दिया। चूंकि राहुल काफी समय से डटा हुआ था, दर्शकों ने उसका उत्साह बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत निराश और गुस्से में लग रहा है। वह अपना हमला जारी रखता है और पूछता है कि क्या राहुल को काउंट के परिवार के सदस्य होने के नाते शर्म नहीं आती। लेकिन राहुल इतना व्यस्त है कि वह उसकी बात सुन भी नहीं पा रहा है। इसके बाद राहुल अपनी तलवार के साथ एक स्टांस लेता है। एक दर्शक एडमंड राहुल के प्रतिद्वंद्वी को चिल्लाता है कि वह इसे समाप्त कर दे, यह कहते हुए कि एडमंड ने मैच को काफी लंबा खींच दिया है। दर्शक ने खुलासा किया कि उसने एडमंड पर अपनी सैलरी दांव पर लगा दी है। यह एडमंड की निराशा के साथ मेल खाता है और गुस्से से भरे चेहरे के साथ वह राहुल से कहता है कि वह मजाक करना बंद कर दे। उसने अपनी तलवार निकालकर एक लड़ाई वाला स्टांस लिया। एक मोटी नीली आभा और माना की एक बड़ी लहर ने उसे ढक लिया और लोग डर गए, चिल्लाते हुए कि यह तकनीक माना स्वॉर्ड है। दर्शकों में एक महिला राहुल की जान के लिए डर गई, चिल्लाती है कि किसी को इस हमले से बचना चाहिए, क्योंकि जो भी इसे झेलेगा उसका अंत हो जाएगा। एडमंड फिर पूरी हत्या की मंशा के साथ राहुल की ओर बढ़ता है। हालांकि कुछ गड़बड़ थी। राहुल हमले से बचने का कोई प्रयास नहीं कर रहा था। एक पल में जहां राहुल खड़ा था वहां एक विस्फोट हुआ। दर्शक रोमांचित होकर देख रहे थे, ये सोचकर कि राहुल का क्या हुआ, लेकिन असल में रेफरी ने मैच में हस्तक्षेप किया और इसे समाप्त घोषित कर दिया, साथ ही राहुल को विजेता घोषित किया। इस चमत्कारिक जीत के बाद एडमंड परिणामों का विरोध करता है और पूछता है कि राहुल कैसे विजेता बन गया। उसे लगा कि वह जीत के कगार पर था, लेकिन रेफरी उसे मूर्ख कहता है और उसकी गर्दन की ओर इशारा करता है। एडमंड ने अपनी गर्दन पर एक छोटा सा कट देखा जहां से खून बह रहा था और वह डर गया, यह समझते हुए कि राहुल उसकी गर्दन पर निशाना बना रहा था। यह एहसास उसे हिलाकर रख दिया और वह डर और घबराहट में गिर गया। राहुल उसके करीब आया और कहा कि टूर्नामेंट के बाद वे उसके प्रति उसकी अनादर के बारे में बात करेंगे, एक डरावनी नजर के साथ। और निश्चित रूप से एडमंड यह सुनकर डर गया। मैच के बाद राहुल घर लौटा, जहां नौकरानी अन्ना ने उसका स्वागत किया। जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, वह इस बात से उत्साहित हो गया कि उसने जीत हासिल की है। वह अपनी स्थिति स्क्रीन खोलता है और देखता है कि उसने अपनी तलवारबाजी को लेवल 9 तक बढ़ा दिया है। यह देखकर वह मुस्कुराता है, यह सोचकर कि उसकी योजना काम कर गई। उसकी योजना है कि वह मजबूत प्रतिद्वंद्वियों से लड़कर अधिक एक्सपी हासिल करे और तेजी से लेवल अप करे। यह योजना केवल इसलिए काम कर पाई क्योंकि वह हार्डकोर मोड में खेल रहा है, जो अधिक अनुभव अंक प्रदान करता है। लेकिन अगर वह मर जाता है तो उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। शुरुआत में यह सुनने के लिए सबसे अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन अगर वह नॉर्मल मोड में होता तो वह इतना लेवल अप नहीं कर पाता।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने 5 अद्वितीय गुण हासिल किए हैं, जिनमें से एक उसके पिछले जीवन का साइकोकाइनेटिक मीस्टर है और दूसरा रॉयल लिनेज ऑफ ए है, जबकि अन्य 3 अवरुद्ध हैं और उपलब्ध नहीं हैं, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह भविष्य के मैचों में उनका उपयोग करेगा। इन मैचों की बात करें तो उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को आसानी से हरा दिया और हर मैच जीता। यह उपलब्धि दर्शकों को चौंका देती है, क्योंकि वह किसी तरह ग्रैंड फाइनल तक पहुंच गया। कुछ कहते हैं कि वह भाग्यशाली है, तो कुछ कहते हैं कि वह धोखा दे रहा है। लेकिन एक बात जो वे नहीं जानते हैं, वह यह है कि खिलाड़ी अलौकिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन राहुल ने तय किया कि जब तक अन्य खिलाड़ी सामने नहीं आते, तब तक यह रहस्य छिपाए रखना बेहतर होगा कि वह साइकोकाइनेसिस का उपयोग कर सकता है। उसे अपने अभिनय कौशल पर काफी भरोसा था और उसे लगा कि वह ऐसे रहस्य को आसानी से छिपा सकता है। तभी उसके दरवाजे पर इवाना की दस्तक हुई। हालांकि डायन प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन यही उसकी सीमा थी। मैच शुरू हो गया और डायन ने पहला हमला किया। हालांकि राहुल हवा में छलांग लगाकर सफलतापूर्वक उस हमले से बच गया। फिर उसने एक प्रतिघात किया जिसे डायन ने रोक लिया, जिससे राहुल पहला हमला करने वाला बन गया। इस हमले के प्रभाव से डायन पीछे की ओर खिसक गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसने राहुल को दिखावटी कहा। दूसरी ओर राहुल ने महसूस किया कि डायन की लचीलापन उसकी उम्मीदों से कम था। डायन ने फिर से शक्तिशाली वार किए, लेकिन राहुल ने उन्हें आसानी से बचा ली, जैसे कि वे बच्चों का खेल हो। इससे डायन निराश हो गया, जो समझ नहीं पा रहा था कि वह राहुल को क्यों नहीं मार पा रहा है। डायन के सभी शक्तिशाली वारों को आसानी से रोकते हुए राहुल डायन की तलवार को स्पष्ट रूप से देख सकता था। फिर उसने अपने पैर से डायन को ठोकर मारी। जैसे ही डायन जमीन पर गिरा, राहुल ने सोचा कि वह हर उस नौकरानी की तरह है, सब बातें और कोई वास्तविक अनुभव नहीं। डायन भारी तरीके से चेहरे के बल गिर गया और राहुल को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना कमजोर व्यक्ति उसका फायदा उठा रहा था। इस तथ्य से कि वह चेहरे के बल गिरा, डायन को गुस्सा आ गया और उसने बैंगनी माना से घिरे हुए राहुल को मारने की कसम खाई। हालांकि राहुल अप्रभावित रहा, यह सोचकर कि डायन को केवल माना तलवार का ज्ञान है और उसे प्रतिभा की बर्बादी के रूप में दया आई। भीड़ पूरी तरह से हैरान रह गई जब राहुल ने डायन के हाथ से तलवार छीन ली, जिससे माना तलवार का प्रभाव खत्म हो गया। राहुल, जो माना से घिरा हुआ था, ने टिप्पणी की डायन उबाऊ था और वह वास्तव में कुछ भी नहीं था। इस अपमान के बाद डायन ने राहुल की ओर हमला किया, लेकिन वह फिर से ठोकर खाकर चेहरे के बल गिर गया। राहुल ने कहा कि डायन को गुस्से की समस्या है और वह एक ही चाल में बार बार फंस रहा है, और उसने डायन से अपनी दयनीय जिंदगी को देखने के लिए कहा, साथ ही यह तथ्य कि वह विस्काउंट ऑस्टिन के नाम पर एक कलंक है। डायन ने हार नहीं मानी और फिर से राहुल पर हमला किया, लेकिन राहुल ने डायन के चेहरे पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। दर्शकों को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ कि डायन को छोटे से राहुल ने बेहोश कर दिया। फिर राहुल ने रेफरी की ओर देखा और पूछा कि क्या मैच जारी रहेगा, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी नीचे गिर चुका हो। इससे रेफरी अपने आश्चर्य से बाहर आया और उसने तुरंत घोषणा की कि टूर्नामेंट का विजेता राहुल एशटन है। जबकि कुछ दर्शक राहुल के लिए खुशी से चिल्लाए, अन्य लोगों को यह तथ्य मानने में मुश्किल हो रही थी। वैसे भी राहुल खुश था कि उसने जीत हासिल की। अचानक उसकी कम स्टेमिना के कारण थकान ने उसे जकड़ लिया, इसलिए कुछ हीलरों को उसकी देखभाल के लिए बुलाया गया। इसके बावजूद राहुल के सामने एक स्क्रीन प्रकट हुई, जिसने उसे सूचित किया कि वयस्कता क्वेस्ट पूरी हो गई है और उसे कुछ इनाम भी मिले हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वह किंगडम एकेडमी में जा सकता है। इस बीच काउंट और उसका बटलर इस ग्रैंड फाइनल मैच को रॉयल सेक्शन से देख रहे थे। इवान हैरान है कि राहुल 1 महीने में कितना बढ़ गया है, लेकिन मेल्विन अपने बेटे को देख रहा है। उसने देखा कि राहुल ने डायन के साथ खेल दिखाया और 1 महीने में उसने जो प्रगति की है वह एक प्रतिभाशाली है। राहुल ने ऊपर देखा और अपने पिता को गर्व से भरी नजर से देखते हुए पाया, जिससे वह खुश हो गया। उसने अपने पिता को एक चमकदार मुस्कान के साथ हाथ हिलाया और समझ गया कि वह उसे देख रहा था। उसे विश्वास था कि उसके पिता को पता होगा कि वह अब एकेडमी जाने के लिए काफी अच्छा है। उस रात काउंट ने राहुल से कहा कि वह उसके अनुरोध को मंजूर नहीं कर सकता। राहुल नाराज लग रहा था और उसने हैरानी और उलझन में अपने पिता से पूछा कि क्यों। उसने अपने पिता को याद दिलाया कि उसने सोचा था कि वह सेमीफाइनल तक पहुंचने पर जा सकता है। उसके पिता ने जवाब दिया कि यह स्थितिजन्य है और समझाया कि राहुल को उसके साथ अधिक समय तक रहने की आवश्यकता है, और यह भी कहा कि राहुल मैच के बाद गिर गया क्योंकि उसका शरीर कमजोर था। राहुल ने अपने पिता को याद दिलाया कि तलवारबाजी सीखना एक आजीवन यात्रा है। साहसपूर्वक उसने अपने पिता से कहा कि वह एकेडमी जाने और अधिक सीखने के लिए दृढ़ संकल्पित है और वह अपने पिता को उसे रोकने नहीं देगा।
उसके पिता यह सुनकर हैरान हुए, लेकिन साथ ही उन्हें राहत महसूस हुई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि राउल वास्तव में बड़ा हो गया है। वह खड़ा होता है और राउल से कहता है कि अगर वह वास्तव में जाना चाहता है तो उसे उससे आगे निकलना होगा, और वह तलवार निकालकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तीव्र माना के साथ वह अपने बेटे पर आसानी नहीं करने वाला है। दूसरी ओर राउल इससे डर जाता है और सवाल यह है कि क्या होगा